नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। ये सब रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था पीछे। अब इनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जैसे कि जो इनके ऊपर अंडर द एक्ट डाली गई हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो इनको मेंटेन करने ज़रूरी हैं रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स और देयर ट्रांजेक्शंस। ये सब देखने से पहले वी विल check out some definitions. First of all, we'll see what are the suspicious transactions. क्या होती है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन? जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जिनसे रीजनेबल ग्राउंड है जिनका फॉर सस्पिशन दैट दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, कोई डिटेल्स नहीं है, सिंपल सा एक बात बताई गई है कि रीजनेबली किसी को ये लगता है, किसी को सस्पिशन है इस चीज़ के ऊपर कि दिस ट्रांजेक्शन माइट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसीड्स ऑफ एन ऑफेंस अंडर द शेड्यूल। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कुछ अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी वाले सर्कमस्टांसिस हैं। देयर अपीयर्स टू बी सम सर्कमस्टांसिस जो कि अनयूजुअल है या फिर अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ अकाउंट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, like someone is receiving money from one account and transferring into few other accounts, the exact same amount, यानी कि वो सेम अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर उसने किसी से 1 लाख रुपए लिए और वो उस पूरे 1 लाख रुपए को 25,000 रुपीज़ के चंक्स में बांट के अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है, दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल। अगर किसी बिजनेस के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो बिजनेस के बेसिकली एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दे रिसीव इनकम एंड दे स्पेंड इट ऑन एक्सपेंसेस, and usually they are done to the vendors or received from their customers. But in this case maybe he is receiving a money from an individual, this entire amount, और वो बाकी पूरी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर रहा है 25,000 करके अलग अलग अकाउंट्स के अंदर। दिस इज़ अनयूजुअल फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट। या कुछ अमाउंट को ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीक़ों से उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, एक्सचेंज करा के करेंसी के अंदर, या फिर डीमेट अकाउंट के थ्रू राउट करके उस चीज़ को निकाला जा रहा है, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन लगती है तो दैट रेजेज सम सस्पिशन एंड दे आर कवर्ड अंडर द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस। उसके बाद आता है कि अगर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके पीछे कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है या बोनाफाइड पर्पज़ नहीं लगता, जैसे कि अब यहाँ पे हम सस्पिशन की बात कर रहे हैं तो दीज आर ऑल बेस्ड ऑन रीजनेबल डाउट। अगर बेसिकली देखा जाए तो हर ट्रांजैक्शन एक रीजनेबल डाउट के ही बेसिस पे है। तो अगर बैंक को या रिपोर्टिंग एंटिटी को ये लगता है कि ये ट्रांजैक्शन के पीछे कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, यानी कि रिसीविंग 1 लाख रुपीज़ एंड स्पेंडिंग ऑल ऑफ दैट मनी इन स्मॉलर चंक्स, दैट डजंट गिव एनी इकोनॉमिक बेनिफिट टू दैट बिजनेस। Whereas in this case, if he is receiving income and he is spending on expenses, तो उसके पास कुछ इनकम का पार्ट बच जाएगा जिसके अंदर एक इकोनॉमिक रैशनल आता है, इकोनॉमिक बेनिफिट आता है। या फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बैंक को लगती है कि देज आर नॉट फॉर बोनाफाइड पर्पजेज, उस केस में भी। या फिर कुछ कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो टेररिज्म से जुड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल समन माइट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन कंट्रीज़ जो कि टेररिज्म से सेंसिटिव है। उस कंट्रीज़ में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट शेयर की जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है, तो दैट माइट रेज सस्पिशन फॉर द अथॉरिटीज़। तो दीज आर ऑल द ट्रांजेक्शन्स जो कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है। उसके बाद एक डेफिनेशन और देखेंगे जो है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स के बारे में। अब ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स कौन सी है? अगर स्पेसिफाइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल विड्रॉल और डिपॉजिट ऑफ कैश बियॉन्ड सर्टेन अमाउंट, या फिर एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, या फिर हाई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, यानी कि मे बी इंपोर्ट वो कम कर रहे हैं बट हाँ रेमिटेंस में शो कर रहे हैं कि हाँ दे हैव टू सेंड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इंडिया, दैट माइट बी ट्रांसफ़र ऑफ मनी ऑफ इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, जो कि वो इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं जिसको इंपोर्ट की आड़ में वो आगे भेज रहे हैं, या ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन्स। या फिर कुछ अदर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वेयर देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग हमने सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स के पॉइंट में भी देखा था और हम स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स के अंदर भी देख रहे हैं। अब इन दो डेफिनेशंस के बाद नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक जो कि है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स।
अब रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने पड़ते हैं? दो टाइप के रिकॉर्ड हो सकते हैं, सम रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग क्लाइंट एंड सम रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले अगर हम क्लाइंट को देखें तो क्लाइंट के कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे हो सकती है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर सेक्शन नंबर 11A। तो यहाँ पे और में बाय एनी ऑफ दीज मीन्स क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है, मे बी बाय ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट और ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। अगर रिमोट एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ के अंदर अगर बैंक्स हैं वहाँ जहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटेड नहीं है अभी, तो वहाँ पे उन केसेस के अंदर ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी अलाउ किया गया है। पासपोर्ट्स इशूड अंडर द पासपोर्ट एक्ट और एनी अदर आईडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में अलाउ किया हुआ है। अब अगर यहाँ देखिए एक प्रोवाइजो भी दिया है, बैंकिंग कंपनी को छोड़ के और सभी को अगर वो आधार एक्ट है, हमारा आधार एक्ट जो कि अभी बहुत पुराना नहीं है, 2016 में ही आया था, उसके अंडर कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं रिगार्डिंग प्राइवेसी और सिक्योरिटी। अगर बैंकिंग कंपनी के अलावा बाकी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ अगर इनमें से किसी भी नॉर्म्स को अगर फुलफ़िल करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, अभी तक एग्जैक्ट ये सबको एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज दोज रिपोर्टिंग एंटिटीज़ अदर देन बैंक्स टू बाय नोटिफिकेशन टू फॉलो द सेम। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ दोबारा ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज वाले पॉइंट के ऊपर, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हम जो पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर इफ़ एनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रस्ट फंड अगर क्रिएट किया गया है तो बैंक की नज़रों में दैट ट्रस्ट इज़ द क्लाइंट, बट there is someone else who is the actual beneficial owner of this trust। तो ना सिर्फ बैंक को इस ट्रस्ट की आइडेंटिटी को अपने पास वेरीफाई करके रखना है, बट ऑल्सो उसको इसके बियॉन्ड जाके भी देखना है कि एक्चुअल में हु इज़ द पर्सन जिसके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन की जा रही है, हु इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाइंट्स। देन अगर आते हैं हम ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, तो मेंटेन करेगा वो, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला पॉइंट है कि हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन्स कवर्ड अंडर क्लॉज बी जो कि यहाँ है, इन सच मैनर एज इट एनेबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स। यानी कि जैसे कि हमने बात की कि ही रिसीव्ड 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम पर्सन, इसके अकाउंट में आए एंड फिर उसने अलग अलग हिस्सों में उस अकाउंट को 25,000 ईच करके शेयर कर दिया। अब इस रिकॉर्ड को बैंक्स और रिपोर्टिंग एंटिटीज़ इस मैनर में अपने पास प्रिजर्व करके रखेगी कि इस पूरी ट्रांजैक्शंस को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके, लाइक इंडिविजुअली 25,000 ईच के जो ट्रांसफ़र है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, प्लस इसके जेनेसिस को भी आइडेंटिफाई करा जा सके जो कि है 1 लाख रुपीज़। इस पूरे प्रोसेस को वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सके, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे डाला गया है। उस चीज़ का रिकॉर्ड बैंक को मेंटेन करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता है कि डायरेक्टर को जब भी वो चाहे विद इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस जो कि अटेम्प्टेड है या एक्चुअल में एग्जीक्यूटेड है, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन उनसे मांग सकता है। अब ये अटेम्प्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम थोड़ा नीचे देखें, वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे पॉइंट को, बट आपको छोटा सा एक आइडिया देता हूँ ताकि आपको एक बेटर लिंकेज बन सके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे कुछ एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस का पॉइंट दिया हुआ है सेक्शन 12AA के अंडर, जिसमें क्लाइंट से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। अगर वो क्लाइंट इन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को फुलफ़िल करने में फेल कर देता है
और फिर वो उन ट्रांजैक्शंस को करने की कोशिश करता है, तो उन ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है। एंड अगर वो बैंक उस ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर देगा बीच में, तो दैट ट्रांजैक्शन विल बिकम अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन। अगर वो ट्रांजैक्शन यहाँ क्रॉस कर जाती है, पूरी हो जाती है ट्रांजैक्शन, देन दिस ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन। तो अगर हम पॉइंट को हमारे दोबारा देखें रिलेट करके, तो डायरेक्टर अगर चाहे तो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट देख लिए। अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस, जो कि अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की है और वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के अंडर आता है, तो उस ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाता है। तो उस अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन के बारे में भी रिकॉर्ड मांग सकता है डायरेक्टर, या फिर एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन है जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। एंड विद इन द टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को वो इन्फॉर्मेशन बैंक्स को फुलफिल करनी पड़ेगी। अब जो भी इन्फॉर्मेशन ये रिपोर्टिंग एंटिटीज़ गैदर करेंगी, दैट विल हैव टू बी मेंटेन्ड कॉन्फिडेंशियल। तो उनके बारे में वो किसी को भी ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं कर सकती। उसके बाद आता है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो ये रिकॉर्ड्स होंगे, इनको 5 साल तक ट्रांजैक्शन के बाद 5 साल तक इनको मेंटेन करना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन हुई उसके 5 ईयर्स तक ये रिकॉर्ड मेंटेन होने ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है अगेन मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स के बारे में, बट दिस कम्स आफ्टर द रिलेशनशिप ऑफ द क्लाइंट एंड्स और द अकाउंट इज़ क्लोज्ड। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ होती है, विच एवर इज़ लेटर, तो उस डेट के बाद से 5 साल तक भी उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। दिस इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन के डेट से 5 साल तक उसको मेंटेन किया जाएगा। और अगर रिलेशनशिप ऑफ क्लाइंट विद द बैंक ख़त्म हो जाता है, या फिर वो अकाउंट अपना क्लोज कर देता है, उस डेट से भी 5 साल तक सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है किसी को भी, इस ऑब्लिगेशन से फ्री कर सकती है। ओके, अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट देखें हम, अकॉर्डिंग टू एफर्मेशन प्रोविजन, reporting entities should maintain record of all the transactions of nature and value as prescribed, whether such transactions comprise of a single transaction or a series of integrally connected to each other। जैसे कि हमने फिर से यहाँ पे बात की कि सिंगल ट्रांजैक्शन के बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस सिंगल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर दिस माइट बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कि ये पैसे आए, ये पैसा यहाँ गया, फिर इसने इसको भेजा, इससे मैं भी दोबारा रिसीव किया एंड दोबारा ये पैसा वहाँ गया। क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग हमने प्रोसेस देखा था, उसके अंदर लेयरिंग भी होती है एक चीज़, जिसमें मैनी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस। तो अगर उस चीज़ को विद इन अ बैंक और विद इन अ रिपोर्टिंग एंटिटी ट्रैक किया जा सकता है, तो दे ट्राई टू डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू प्रोटेक्ट दिस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, उसके बाद आता है द इन्फॉर्मेशन शुड बी इन्फॉर्म टू द, किसको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म की जाएगी, टू द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ये जो एक अथॉरिटी अंडर द एक्ट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम, जो कि कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, एंड द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन और द डेट ऑफ सेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी। ये अगेन सिमिलर सी बात रिपीट किया, दिस इज समथिंग प्रोसीजरल सा पार्ट, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू जो कि हमने अभी यहाँ देखा। तो अब तक हमने देखा हमने कि कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है 2 टाइप के, क्लाइंट के रिगार्डिंग या ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे ट्रांजैक्शंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, जो कि हमने यहाँ देखा। और क्लाइंट के रिगार्डिंग 2 इन्फॉर्मेशन होती है, पहली बात तो आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट, और दूसरा आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियल ओनर हु इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, किन किन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन है मोर देन 10 लाख रुपीज़ इन फॉरेन करेंसी, 10 लाख बैंक की ट्रांजैक्शन से आपकी कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट हाँ अगर फॉरेन करेंसी में हो रही है 10 लाख से ऊपर, रुपीज़ 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन,
तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। या फिर कुछ सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन है जो टोटल एक मंथ में जाके 10 लाख से ऊपर होती है। या फिर कुछ कैश ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे काउंटरफीट करेंसी, फोर्स्ड करेंसी, नकली नोट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो जेन्युइन नहीं हैं, उनको जेन्युइन दिखाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। या फिर कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ जैसे कि नकली बॉन्ड्स वगैरह को बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट में रखा जा रहा है, या ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑल सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसमें या तो वेदर और नॉट मेड बाय कैश डिपॉजिट्स, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, चेक्स, क्रेडिट और डेबिट इन मॉनेटरी अकाउंट्स लाइक डीमैट, सिक्योरिटी अकाउंट, मनी ट्रांसफर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, कलेक्शन ऑफ सर्विसेज। इन सब से रिगार्ड ये सब जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की एक्टिविटीज़ हैं, ये सब अगर मैं देखूँ, इसको बाइफिकेट करूँ तो आता है ये बैंक की एक्टिविटीज़ हो गई सारी। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास ये डीमैट अकाउंट, मनी ट्रांसफ़र्स, लोन्स एंड एडवांसेस। डीमैट अकाउंट, मनी ट्रांसफ़र्स, ये हमारे आ गए इंटरमीडियरीज़ के बारे में। और लोन्स, एडवांसेस एंड कलेक्शन ऑफ सर्विसेज, दिस कैन बी कवर्ड अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब की ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे कवर कर दिया गया, जिससे थोड़ा सा आसान करना ईजी, याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा ये। उसके बाद हम चलते हैं ऑल द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिसिप्ट्स बाय NPOs। अब NPOs का क्या होता है, सेम यहाँ पे भी 10 लाख रुपए है, एक मिनट, इन फॉरेन करेंसी, अगेन इन फॉरेन करेंसी। ओके, तो अब NPOs को यहाँ पे क्यों कवर किया गया है, क्योंकि NPOs के थ्रू कुछ NPOs एज अ फ्रंट भी काम करते हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि आप डोनेशंस के फॉर्म में या फिर सब्सक्रिप्शंस के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म के अंदर आप NPOs तक वो पैसा पहुंचाया जाता है, एंड उसको फॉल्स एक्सपेंसेस के रूप में वहाँ से यूज़ किया जा सकता है, उसको लॉन्डर किया जा सकता है। तो ब्लैक मनी डोनेशंस या सब्सक्रिप्शंस के फॉर्म में NPOs में एंटर करेंगे और उसके एक्सपेंसेस के फॉर्म में वाइट होके वहाँ से निकल सकते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है, एंड इसके ऊपर ये लिमिट लगाई गई है कि इस अमाउंट के अंडर अगर मनी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस अगर हो रही है NPOs के अंदर, तो उसका रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद आता है रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन ने। हाँ, अब रिकॉर्ड जो मेंटेन होगा उसमें क्या क्या आएगा, कंटेंट क्या क्या होगा उस रिकॉर्ड का। तो सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर। सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। थर्ड पॉइंट आएगा हमारे पास कि किस करेंसी में वो ट्रांजैक्शन अकर हुई। और फोर्थ पॉइंट आएगा कि उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी। तो नेचर देखा हमने, किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, वेदर इट्स एन एक्सपेंस और इट्स एन इनकम और इट्स जस्ट अ ट्रांसफ़र, और कितना अमाउंट है, जैसे अगर 10 लाख से ऊपर है तो, और कौन सी करेंसी में वो किया गया, क्योंकि यहाँ पे सारी फॉरेन करेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, तो किस करेंसी में वो ट्रांजैक्शन अकर हुई और कौन कौन पार्टीज़ इन्वॉल्व थी उस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को, इन चीज़ों के रिगार्डिंग इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, जो कि यहाँ हमें दिया हुआ है। एंड जो ये रिकॉर्ड है वो हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज़ प्रोसीजर के रिकॉर्डिंग मेंटेन करके रखे जाएंगे। कुछ इंटरनल मैकेनिज़्म है जो बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडियरीज़ को मेंटेन रखने पड़ेंगे टू मेंटेन सच इन्फॉर्मेशन, ताकि जब भी नीड पड़े, जब भी वो मांगी जाए, एक सेफ़ एंड सिक्योर मैनर में उसको सिक्योर करके रखा जा सके और उसको बाद में प्रोवाइड भी हो जाए अथॉरिटीज़ को। अब बात आती है, ये आता है अभी तक हमने देखा यहाँ पे कि रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें उनको मेंटेन करके रखनी है। अब बात आती है कि डायरेक्टर के पास क्या पावर है। तो ये सेक्शन एम्पावर करता है डायरेक्टर को टू कॉल इन्फॉर्मेशन, जो भी रिकॉर्ड्स सेक्शन 11A, 12(1) और 12AA जो कि यहाँ है, या फिर उसके रिगार्डिंग, इन सब रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग अगर उसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की जाए विद इन प्रेस्क्राइब मैनर, और उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है।
अब अगर नीचे आएँ दोबारा, इसका थोड़ा सा हमने पॉइंट पहले भी देखा था, सेक्शन 12AA एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो सबसे पहले बात हो रही है वेरिफिकेशन की, कि वेरिफिकेशन क्लाइंट करना है अगेन अंडर द आधार एक्ट 2016। अगर वो क्लाइंट आधार एक्ट के अंडर फॉल नहीं करता, मीनिंग उसको नीड नहीं है आधार कार्ड मेंटेन करने की, तो उस केस के अंदर उसकी वेरिफिकेशन जो है किसी और मैनर में भी की जा सकती है। सो दिस एक्ट इज़ नॉट दैट रिजिड रिगार्डिंग आधार, किसी और मैनर में भी उसकी ऑथेंटिकेशन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल उसका पासपोर्ट भी ले सकते हैं, या सम अदर आइडेंटिटी एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पजेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन 2 पॉइंट्स को, these 2 points are regarding additional steps, but there's a difference। इस एक पॉइंट में हम बात करेंगे एग्जामिन करेगा बैंक क्या क्या या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे रिकॉर्ड क्या क्या रखेगा। अब एग्जामिन की अगर बात करें तो एग्जामिन करने के लिए दे हैव एक तो ऑनरशिप को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में जो अकाउंट है जिस नाम से खुला हुआ है, वेदर ही इज़ द ओनर, या उसका बेनिफिशियल ओनर क्या है, या उसके ओनर की आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या है। तो इन चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा। दूसरा, उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स को देखना है कि उसके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, या फिर जो उसने क्लेम किया है वहाँ से आ रहे हैं या नहीं, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि इन दोनों को एक रेजोनेंस में रख के, एक साथ रख के देखा जा सके कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है क्या वो इन टर्म्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर ही अर्निंग 10,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज बिजनेस एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ये शो करती है कि इट हैव एसेट्स ऑफ 10 करोड़, तो दिस डजंट मेक सेंस, दिस इज अनयूजुअल, it's really hard to maintain this amount of asset with this level of income। तो इन चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाएगा, उसके सोर्सेज को देखा जाएगा, और उसके ओनरशिप को देखा जाएगा कि एक्चुअल में उसका ओनर कौन है। दूसरा हमारे बारे में बात की जा रही है कि रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं उनको। एडिशनल स्टेप्स के अंदर हमारे पास आता है कि सम रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड, जो कि हमें पर्पस बताएगा और इंटेंडेड नेचर बताएगा। पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस, जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस को अकर करने के लिए क्या पर्पस है उसका, और उसकी इंटेंडेड नेचर क्या है उस रिलेशनशिप का। क्या वो उसका बिजनेस एसोसिएट है, या उसका कोई फैमिली मेम्बर है जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन अकर की जा रही है, या किसी भी मैनर में वो उसका इंटेंडेड नेचर क्या है उस ट्रांजैक्शन का, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। अगर कोई क्लाइंट इन सब इन्फॉर्मेशंस को, जो कि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करवाया गया है, अगर इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उस केस के अंदर उनको उस स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को कैरी आउट नहीं करने दिया जाएगा। सो अगेन आई विल रिपीट, ये जो सबसे पहले एनहेंस ड्यू डिलीजेंस है, जो क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो सबसे पहली बात तो उसका वेरिफिकेशन होगा आधार के अंडर। अगर उसको आधार लेना नेसेसरी नहीं है तो कोई और मैनर में भी किया जा सकता है जो गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि कुछ एडिशनल स्टेप्स जो लेंगी बैंक, वो क्या होगा। सबसे पहले तो उसकी ऑनरशिप को एग्जामिन किया जाएगा, उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स को एग्जामिन किया जाएगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन किया जाएगा। सेकंड एडिशनल स्टेप्स के अंदर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, जिसमें उनसे पूछेंगे कि इसका पर्पस क्या है तुम्हारे इन ट्रांजैक्शन को लेने का, या फिर तुम्हारा इंटेंडेड नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है उस पार्टी से। क्या वो तुम्हारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, क्या वो तुम्हारे वेंडर्स हैं, क्या वो तुम्हारे कस्टमर्स हैं, या फिर तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर है जिनको तुम पैसा भेज रहे हो। और ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप, उस इंटेंडेड नेचर के साथ उसका पर्पस क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर वो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने में फुलफिल नहीं कर पाता, तो उस केस में ये जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉल बियॉन्ड सच अमाउंट, और फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड सच अमाउंट्स, या हाई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेज, और सच अदर ट्रांजैक्शंस जो कि टेरर फाइनेंसिंग को इंडिकेट करते हैं, जिन पे सस्पिशन होता है कि मे बी दीज ट्रांजैक्शन माइट बी इन्वॉल्व इन टेरर फाइनेंसिंग।
तो उनके रिगार्डिंग उसको ये डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं दे पाता है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, एंड सच ट्रांजेक्शंस विल बिकम अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शंस दैट ही ट्राइड टू डू बट ही वॉज नॉट अलाउड, एंड उन ट्रांजेक्शंस को रोक दिया गया, जिसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर बैंक से मांग सकता है। और अगर कुछ ट्रांजेक्शन है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस और सम सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन जो कि ऑलरेडी वो क्लाइंट कर चुका है, जो कि सस्पिशियस है और देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि दैट माइट इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो अब जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है, इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाए, ट्रांजेक्शन हो चुकी थी, तो उस केस के अंदर रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी? जो बीत गया सो बीत गया। नाउ दे आर गोइंग टू लुक फॉर द फ्यूचर, एंड फ्यूचर में उसकी मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया जाएगा, ओके या फिर उसकी ग्रेटर स्क्रूटनी की जाएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो टेक प्लेस करता है तो उसको उसकी क्रॉस चेकिंग बढ़ा दी जाएगी, क्रॉस चेकिंग इंक्रीज कर दी जाएगी, और उसकी फ्यूचर मॉनिटरिंग होगी, उसके हर ट्रांजैक्शन के ऊपर निगरानी रखी जाएगी बैंक के थ्रू। अब इसके अंदर बात क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन ये ड्यू डिलीजेंस लगाते समय ऑब्टेन होगी, उसको भी इसको 5 ईयर्स तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये अब तक हमने देखा कि डायरेक्टर्स जो हैं एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी जितने भी सेक्शंस के अंदर जो हमने अभी पढ़े हैं उनके रिगार्डिंग, और उनके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। फिर हमने देखा ड्यू डिलीजेंस के बारे में कि क्लाइंट की वेरिफिकेशन होगी, उससे एडिशनल एग्जामिनेशन होगी उसकी, और उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उससे मांगी जाएगी। अब अगर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, एग्जामिनेशन किन किन चीज़ों की होगी, ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के अंदर हम इसको उल्टा ना कर दें, एग्जामिन की जगह रिकॉर्ड ना मेंटेन हो जाए, रिकॉर्ड की जगह एग्जामिन ना हो जाए। तो एग्जामिन हम करेंगे, डिटेल में हम जाएंगे ऑनरशिप की, उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स की, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की, और रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन के पर्पस का और उसके इंटेंडेड रिलेशनशिप का। अगर वो ये सब नहीं करता तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं करना दिया जाएगा, एंड दैट विल बिकम अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन। अगर वो कर चुका है तो फ्यूचर में उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा करेंगे, और उसकी हर ट्रांजैक्शन को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन ये इस एक्ट के इस सेक्शन के अंडर ऑब्टेन होगी, उसको 5 साल तक मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं कि पावर ऑफ डायरेक्टर्स टू इम्पोज फाइन। अब जो डायरेक्टर है वो इंक्वायरी कर सकता है, या फिर वो इंक्वायरी करवा सकता है अगर उसको लगता है कि अब इन जनरल बात की जा रही है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेक्शन 12AA, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस जिसके बारे में हमने बात की थी अभी। अगर ये मेंटेन रिकॉर्ड नहीं करती है रिपोर्टिंग एंटिटीज़, तो उस केस के अंदर अगर ऑब्लिगेशंस जो हैं ये पूरी फुलफिल नहीं करती हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज़, तो उस केस में या तो वो अपने आप या फिर अथॉरिटी की एप्लीकेशन पे, या किसी ऑफिसर की एप्लीकेशन पे, या कोई भी पर्सन जिसको इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है उनकी एप्लीकेशन पे एक इंक्वायरी कर सकती है। और इंक्वायरी के साथ साथ उसको ऑडिट के लिए भी कह सकती है। अब कंपनी ऑडिट किससे करवाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंपनी खुद ही किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर ले और ऑडिट करवा ले, दैट वुड नॉट बी फेयर। वो अपने किसी बंदे को ऑडिट के लिए रख सकती है, जो कि जस्ट एंड फेयर नहीं होगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है ऑडिटर्स का, जिसके अंडर बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं। उन पैनल ऑफ ऑडिटर्स में से जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो एक ऑडिटर को पिक कर सकती है, जिससे ऑडिट करा सकती है, और वो जो भी एक्सपेंसेस होगा ऑडिट का, दैट वुड बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अदर्स, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो डायरेक्टर है वो वार्निंग दे सकता है उनको, या फिर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। किसको? रिपोर्टिंग एंटिटी को, उनके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या उनके किसी एम्प्लॉयज़ को, कि वो कुछ इन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करे, और उनको एक ऑर्डर दे सकता है कि इन डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को और रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी पीरियोडिकल बेसिस पे, या फिर वो पेनल्टी भी लगा सकता है उनके ऊपर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की।
ये सब चीज़ें और में है। इट्स नॉट लाइक कि वो पहले वार्निंग इशू करेगा और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस देगा और उसके बाद उनसे रिपोर्ट मांगेगा या उसके बाद उनसे उनके वो फ़ाइन लगाएगा। ये इनमें से कुछ भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस, वेइंग अपॉन द ऑफेंस और कितनी ऑब्लिगेशंस उन्होंने फुलफिल नहीं किए, इन सबको ध्यान में रखते हुए वो या तो उनको वार्निंग देगा कि आगे से वो ध्यान रखें, या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देगा जिसको उनको फॉलो करना पड़े। फॉलो कौन करेंगे? डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, एम्प्लॉई और ऑफिसर्स ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। या फिर उनसे पीरियडिकल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जैसा भी उसको सूटेबल लगे, मंथली, वीकली, क्वार्टरली और एनुअली, जैसा भी उसको ठीक लगे। या फिर उसके ऊपर 10,000 से लेके 1,00,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन भी लगा सकता है अपॉन फेलियर। अब ये जो ऑर्डर होगा, दिस कॉपी ऑफ ऑर्डर विल बी फॉरवर्डेड टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंटरमीडियरी या कोई भी पर्सन हु इज़ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। ओके, अब अगर ये इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 जो और पार्ट बी जिसके अंदर हमने बात की थी अटेम्प्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन के बारे में, अगर किसी ने वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को दी है तो दैट डायरेक्टर रिपोर्टिंग एंटिटी का, दैट एम्प्लॉई विल नॉट भी कोई भी उसके अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी उसको इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। आई रिपीट, अंडर सेक्शन 12(1)(b) जो हमने अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन देखी थी जिसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को दी जाती है, अगर कोई भी डायरेक्टर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी या उसका कोई एम्प्लॉई वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है तो उस इंसान को इम्यूनिटी मिल जाती है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एपलेट